हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? फिट एंड फाइन? गुड बेटा। तो बच्चे, लास्ट क्लास में आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें सीखी थी हमारे साथ। एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर कंसेप्ट्स रिलेटेड विद इनर्शिया। ठीक है ना? बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर स्टिल हैविंग कंफ्यूजन ओवर इनर्शिया। लेकिन कोई बात नहीं है, इनर्शिया एक ऐसा टॉपिक है जिसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना चाहिए और थोड़े और कंसेप्ट से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे आज हम इनर्शिया के और उससे उन चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको रिकॉल कर दूं कि व्हाट इज कॉल्ड इनर्शिया। व्हाट इज कॉल्ड इनर्शिया, डेफिनेशन क्या थी इनर्शिया की। ठीक है, पहले इसका मीनिंग और क्लियर करते हैं, फिर हम कुछ एग्जांपल्स पे जाएंगे। तो बेटा, मीनिंग ये था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इट हैज द टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। वो अपने आप को रेस्ट पे ही रखने की कोशिश करती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो वो अपने आप को मूव करते रहना चाहता है। वो चाहता है कि वो मूव करते रहे, वो अपने आप रेस्ट पे नहीं आना चाहता जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे। इसी को उसका इनर्शिया बोलते हैं। यानी इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट अपने आप को रेस्ट पे ही मेंटेन करना चाहता है और मूविंग ऑब्जेक्ट अपने आप को उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि इनर्शिया तो हमारा भी होता है। अब हमारा कैसा होता है भाई? देखो, अभी तो खैर स्कूल नहीं चल रहे हैं आपके, लेकिन फिर भी स्कूल टाइम पे क्या होता है? स्कूल टाइम पे ये होता है कि भाई सुबह सुबह आपका उठने का मन नहीं करता। ठीक है, आप बेड पे लेटे हुए हैं और आपका इनर्शिया क्या कहता है? आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि अभी और सो, मुझे रेस्ट लेने दो, मुझे नहीं मूव करना है यहाँ से, काश छुट्टी होती। ऐसे बहुत सारे हमारे पास मूड आते हैं, बहुत सारा मन होता है, हमारी इच्छा होती है हमारी कि काश ऐसा हो जाता। लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है, बाहर से एक फोर्स आता है जो आपको आपकी इनर्शियल कंडीशन को तोड़ने पे मजबूर कर देता है। यानी आपको रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करता है। कौन? मम्मी। मम्मी की डांट, कहती है उठ, स्कूल जाना है, जल्दी से उठ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी इनर्शिया इस कंडीशन पे थे, आप रेस्ट पे थे। यू आर मेंटेनिंग योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, आप इसी कंडीशन में लंबे टाइम तक पड़े रहना चाहते हैं। लेकिन जब बाहर से कोई फोर्स आता है तो आप इस इनर्शिया कंडीशन को छोड़ देते हैं, तब आप रेस्ट से मोशन में आ जाते हैं। तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे था तो काफ़ी लंबे टाइम तक अपने आप को रेस्ट पे रखने की कोशिश करता है। जैसे कि एक भारी सा बॉक्स होता है, एक हैवी बॉक्स होता है, अगर वो फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है तो वो बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रह सकता है जब तक कि कोई बहुत स्ट्रांग फोर्स उसको मूव ना करा दे। जैसे मैंने हैवी बॉक्स का एग्जांपल लिया, तो ऑब्वियसली हैवी बॉक्स जो है वो अर्थक्वेक आने पे भी मूव नहीं करेगा अगर वो बहुत हैवी बॉक्स है। इसलिए मैंने एग्जांपल हैवी बॉक्स का लिया है, लाइट बॉक्स का नहीं लिया। तो हैवी बॉक्स बहुत लंबे टाइम तक वहीं पड़ा रह सकता है, यानी वो अपनी उसी कंडीशन को मेंटेन कर रहा है जब तक कि बाहर से कोई फोर्स ना लगे। इसी कंडीशन को, इस मेंटेनेंस को उसका इनर्शिया बोलते हैं कि वो अपनी रेस्ट कंडीशन को रेस्ट पे ही मेंटेन करके रखता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो रेस्ट पे नहीं आना चाहता, वो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगा। अब कैसे? एस्ट्रॉयड स्पेस में मूव कर रहा है, एक एस्ट्रॉयड आया स्पेस में मूव कर रहा है, तो वो अपने आप को उसी वेलोसिटी से या उसी स्पीड से लगातार मूव कर रहा है जब तक किसी दूसरे प्लैनेट का ग्रेविटेशन फोर्स उसको ना खींच ले, जब तक कि कोई चीज़ उससे आगे टकरा ना जाए, वो अपने आप को उसी कंडीशन में मेंटेन करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? उसका इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो अपने आप रेस्ट पे नहीं आना चाहता, इसलिए इसको बोलते हैं इसका इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, और पहले मैंने आपको बताया कि हैवी बॉक्स अगर फ्लोर के ऊपर है, वो रेस्ट पे है, वो इन्फाइनाइट टाइम तक रेस्ट पे रह सकता है क्योंकि वो अपने आप से मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कोई चीज़ जिस कंडीशन में थी अपने आप वो उसी कंडीशन में रहती है इन्फाइनाइट टाइम के लिए, तो उसका इनर्शिया कहलाता है। दैट मीन्स इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, या बोल सकते हैं इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट by virtue of which it cannot change by itself its initial state of rest of motion, its initial state of rest or motion। तो एक ऐसी स्टेट इनर्शिया होती है जिसकी वजह से कोई बॉडी अपने आप की इनिशियल पोजीशन को चेंज नहीं कर पाती अपने आप से। उसे अगर उसमें चेंज लाना है तो बाहर से कोई फोर्स लगना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम इसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक, अब इनर्शिया कुछ एग्जांपल से समझते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है डेली लाइफ के अंदर, ये स्कूल में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं ट्री और लीव्स का। ट्री, अगर हम ट्री को शेक कर दें, मान लीजिए कोई ऐसा ट्री था जिसको आप शेक कर सकते थे, बहुत मोटा सा नहीं था, बहुत भारी सा ट्री नहीं था, ठीक ठाक सा ट्री था, उसको आपने शेक किया। और शेक इसलिए किया कि उसके अंदर से कुछ पत्तियां, उसकी कुछ लीव्स जो है वो नीचे की ओर गिरे। तो गिरती हैं कि नहीं गिरती है? शेक करने पे गिरती है, बिल्कुल गिरती है। अब इसमें इनर्शिया कहाँ लगा? आप सोचिए, लीव्स, अगर मैं मान लेता हूं कि ये एक लीफ है, ठीक है, राइट, और ये एक ब्रांच है, मेरा हाथ एक ब्रांच है। ट्री में तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इधर होंगी, इधर होंगी, इधर होंगी, ठीक है, ये एक ब्रांच है एंड दिस ब्रांच इज अटैच्ड विद दिस, या दिस लीफ इज अटैच्ड विद दिस ब्रांच। तो जब आप
ट्री को शेक करोगे तो ब्रांच भी शेक होगी। अब ब्रांच जब शेक हो रही है तो ये आ गया इनर्शिया ऑफ मोशन में, लेकिन लीफ अपने आप को किस कंडीशन में रखना चाहता है? वो अपने आप को इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे रखना चाहता है, वो चाहता है कि वो यहीं रहे। तो अब क्या होगा, ये तो रेस्ट पे रहना चाहता है लीफ, लेकिन ब्रांचेस शेक हो रही हैं। तो ब्रांचेस शेक होने का मतलब ये तो मोशन में आ गया, लेकिन ये मोशन में नहीं है, क्योंकि आपने लीफ को नहीं पकड़ा, आपने ब्रांचेस को हिलाया। अगर ब्रांच हिलाओगे तो ब्रांच मोशन में आ गई, लीफ भी मोशन में आती है, लेकिन लीफ अपने आप को क्या कोशिश करती है? ब्रांच तेजी से हिलती है लेकिन लीफ तेजी से नहीं हिलती है। मतलब ब्रांच मोशन में आ गई लेकिन लीफ अभी भी रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रही है। तो अगर एक चीज मोशन में आ जाए और एक चीज रेस्ट पे हो तो क्या होगा? डिटैच हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि जमीन के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, वही एग्जांपल लेता हूँ। तो अगर मैं जोर लगाता हूँ बॉक्स के ऊपर तो बहुत मशक्कत के बाद पॉसिबल है कि बॉक्स मूव कर जाए, लेकिन जमीन तो वही रहेगी। जमीन अपनी इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर है, लेकिन बॉक्स मोशन में आ जाता है जब आप फोर्स लगा रहे होते हैं, तो अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से कि यहाँ पर एक ब्रांच थी और यहाँ पे लीव्स थी, तो ब्रांच को जब आप शेक करते हो तो ब्रांच तो आ जाती है इनर्शिया ऑफ मोशन में, लेकिन लीफ कौन सा मेंटेन करती है? लीफ मेंटेन्स द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, देयरफॉर दे डिटैच। और जब वो डिटैच हो जाती हैं तो फिर क्या होता है कि लीव्स नीचे गिर जाती हैं। तो क्वेश्चन था कि why do leaves detach from the branch of the tree when they are shaken? ठीक है, यानी when the branches are shaken। तो ब्रांच को जब शेक करते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर आपके पास क्या होगा? when the branches are shaken they comes to motion while the leaves maintains their initial state of rest, that means inertial state of rest, hence they detach and ultimately fall down। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि दोनों के दोनों अलग अलग इसलिए हो गई क्योंकि दोनों की इनर्शियल स्टेट अलग हो गई, एक मोशन में आ गया एक रेस्ट पे था, तो दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। आपको एनसीईआरटी में सबके बारे में लिखा है, ढंग से डिटेल में एनसीईआरटी में पढ़िएगा ये सब के बारे में। अब लेते हैं एक सेकंड एग्जाम्पल ये था, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि कार में अगर आप बैठे हुए हैं और कार एक शार्प टर्न ले लेती है, अगर कार तेज चल रही थी और अचानक एक टर्न आया, वहां से शार्प टर्न ले लिया, तो जो उसके पैसेंजर्स होते हैं क्या होता है उनके साथ? पैसेंजर क्या बिल्कुल सीधे रहते हैं? नहीं ना, कार अगर ऐसे टर्न लेगी तो पैसेंजर ऐसे बाहर को हो जाते हैं। अब हुआ क्या, अगर मान लो ये पैसेंजर है, ठीक है, ये आप हैं और कार के अंदर आप ऐसे बैठे थे, जैसे टर्न आता है तो क्या होती है, कार तो टर्न पे मुड़ जाती है अपनी डायरेक्शन की वजह से, इसकी डायरेक्शन बदल गई, लेकिन आपकी डायरेक्शन क्या है? आप तो सीधी उसी डायरेक्शन में थे, क्योंकि आप कार का पार्ट नहीं थे। कार के साथ आप बैठे जरूर हैं, लेकिन आप कार की बॉडी का पार्ट नहीं है कि कार मूव करेगी तो आपको ऐसा बांध रखा है कि आप कार के साथ मूव कर जाए। आपकी बॉडी शेक कर सकती है, आपकी बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है जो कार के साथ जुड़ा हुआ है, जो कार के साथ चिपका हुआ है, वो तो कार के पार्ट में है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो हवा में, फ्री फ्लो। तो इसका मतलब क्या होता है, यू आर मेंटेनिंग योर इनर्शियल डायरेक्शन, दैट मीन्स यू आर मेंटेनिंग योर डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आप मेंटेन कर रहे हैं अपनी स्ट्रेट लाइन को, भले कर्व पाथ आ गया लेकिन आप मेंटेन करते हैं इधर को, और कार कहाँ जाती है? इधर को जाती है। तो क्या होता है, आप क्या लगोगे? आप बाहर की ओर जाओगे ना। जैसी कार मुड़ेगी, आप तो सीधे जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कार मुड़ गई, तो जब कार मुड़ गई तो क्या हो गया, आपकी अपर बॉडी तो स्ट्रेट जाने की कोशिश करती है लेकिन लोअर बॉडी मुड़ गई, तो आप क्या होगा? आप सोच के देखो, आपका नीचे वाला पार्ट तो रुका हुआ है लेकिन ऊपर वाला पार्ट आपका मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, आप चल रहे थे सीधे तो बॉडी का अपर पार्ट तो सीधा जा रहा है, लेकिन लोअर पार्ट क्या हुआ, वो कार के साथ मुड़ गया। तो जब आपकी बॉडी का लोअर पार्ट इधर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप झुक जाओगे ना नीचे की ओर। आप सोच के देखिए, अगर ये आप हैं, लोअर पार्ट आपका रेस्ट पर है लेकिन अपर पार्ट मूव कर सकता है, तो क्या होगा कि जैसे ही लोअर पार्ट को, मैं अपर पार्ट को नहीं रखता हूँ लेकिन लोअर पार्ट को मूव करा देता हूँ, तो क्या होगा, आप झुक जाओगे ना, ऑब्वियसली टिल्ट हो जाओगे। तो इसलिए आप बाहर की साइड झुक जाते हो। वो आपका केस था कि आप अपनी डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया को मेंटेन कर रहे थे या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को मेंटेन कर रहे थे, बट व्हेन द कार मूव्स you maintain, yeah, the upper part of the body maintains the direction of inertia but the lower part moves with the car। तो इसमें क्या होता है, you move outward डायरेक्शन में आप टिल्ट हो जाते हो। ठीक है, ऐसा ही हमने हमेशा देखा। तो लोअर पार्ट कार के साथ था लेकिन अपर पार्ट फ्री फ्लो में था, तो दोनों अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। लोअर पार्ट कार के साथ मूव कर जाता है लेकिन अपर पार्ट स्ट्रेट रहने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप टिल्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके क्या हो सकते हैं, सोचिए और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। हिट 10 सेकंड्स, सोचिए और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अगर बस चल रही है और बस में आप खड़े हैं, ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कि अगर बस चल रही है और बस में जो खड़ा होता है इंसान, जो बैठा होता है, दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होता है?
स्टेबल का मतलब बस के मोशन पे उसके मूवमेंट का ज़्यादा फर्क ना पड़े। अगर बस चलती है तो उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो, बस रुकती है तो उसको ज़्यादा दिक्कत ना हो। कौन ज़्यादा अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा जो स्टैंडिंग पर्सन होता है। आपने देखा होगा जो बैठा है पर्सन वो भी कोशिश करता है कि वो कुछ पकड़ के बैठ जाए, आगे की ओर हैंडल लगे मैं तो हो गया, नहीं तो वो ऐसे ही बैठा हुआ है। जैसी कार में, जैसी बस में ब्रेक्स लगते हैं, अब बस चल रही थी, अचानक बस में ब्रेक लगा, जैसी बस में ब्रेक लगता है क्या होता है? कहाँ जाते हो आप बैठे थे बस में, पहले इसकी बात करते हैं। आप बैठे थे बस में तो क्या होता है? जैसे ही ब्रेक लगते हैं अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड, ब्रेक लगते ही साथ अपर पार्ट आगे जाता है। जैसे ब्रेक लगते हैं सारे यू झुकते हैं आगे की ओर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये भी हमारे पास इनर्शिया का केस था, क्योंकि जो बॉडी का लोअर पार्ट है आपका वो बस के साथ कनेक्टेड है, लेकिन अपर पार्ट फ्री फ्लो में है। आपके पैर जो हैं वो बस के साथ चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं। चिपके का मतलब ये नहीं कि आपने फेविकोल आगे जोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, लेकिन वो बस के ऊपर रखे हुए, जबकि बॉडी का जो अपर पार्ट है वो अलग है। अगर मुझे बॉडी के अपर पार्ट को भी बस के साथ जोड़ना हो तो एक तरीका है, अगर सीट बेल्ट होती वहां पे तो हम सीट बेल्ट लगा लेते। तो अगर सीट बेल्ट लगा लोगे तो आपको पता है कि अगर ब्रेक भी लगेंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, बहुत कम जाएगी। और अगर टाइट सीट बेल्ट होगी तो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स इन द कॉन्टेक्ट विद द बस, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज free flow. That means it is free from the bus. Though when, that means if the bus applies the brakes, ठीक है, apply, that means that the driver of the bus applies the brake, तो क्या होगा उस केस में? In that case the lower part of the body comes at rest, but the upper part of the body was in motion. क्योंकि अपर पार्ट वाली बॉडी के ऊपर ब्रेक नहीं लगे, सिर्फ लोअर पार्ट वाली ब्रेक लगे, क्योंकि वो बस के साथ अटैच थी। तो लोअर पार्ट तो रुक जाता है बॉडी का, अपर पार्ट नहीं रुकता। बस आगे चल रही थी, अगर बस आगे चल रही थी तो अपर पार्ट भी आगे चल रहा था, लोअर पार्ट भी आगे चल रहा था। अब बस जब रुक गई तो लोअर पार्ट तो रुक गया, लेकिन अपर पार्ट जो है वो उसी मोशन में रहता है और वो आगे की ओर चला जाता है, क्योंकि आपने अपर पार्ट को फ्री रखा था। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप स्टैंडिंग कंडीशन में है तो स्टैंडिंग कंडीशन में थोड़ा सा और ज़्यादा होता है। आप सोचोगे स्टैंडिंग कंडीशन में लोग ऐसे करके रॉड पकड़ के खड़े हो जाते हैं बस के अंदर, ऐसे चल रही होती है बस, ऐसे से मूव कर रहे होते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही बस ब्रेक लगाएगी तो बॉडी का जो आपके जो लेग थे वो कहाँ थे, आपके लेग्स कहाँ पे है, वो तो बस के साथ कनेक्टेड है, लेकिन अपर पार्ट जो है वो मूव कर रहा है। आप सोचिए आपने हाथ क्यों पकड़ रखे, हाथ से पकड़ रखे क्योंकि हाथ से जो रॉड पकड़ी होगी आपने वो बस का पार्ट है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, बस जब ब्रेक लगती है तो हाथ तो यहीं रह जाते हैं, आपकी बॉडी यूँ खिसकती हुई जाती है आगे। मतलब क्या हो, जितना पार्ट फ्री है जो बस के साथ कनेक्टेड नहीं है वो मोशन में रहता है, बट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट। अगर आप सिंपल बस में ऐसे ही खड़े हैं बिना रॉड को पकड़े हुए तो आप आगे की ओर बहुत तेजी से गिरते हैं जब बस रुकती है, बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज एट रेस्ट बट द अपर पार्ट इज इन मोशन। इट्स कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। अपर पार्ट इज इन इनर्शिया ऑफ मोशन व्हाइल द लोअर पार्ट इज एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, तो इसी रेस्ट और मोशन के साथ आप इनर्शिया वर्ड यूज कर लीजिए। तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट व्हाइल द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन इनर्शिया ऑफ मोशन। दैट्स व्हाई वी फॉल फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा अब जरा दूसरा केस देखते हैं। अगर बस रुकी हुई थी और अचानक से एक्सीलरेट कर जाती है, अचानक से बस चालू होती है, तो आप किधर गिरते हो, आगे या पीछे? आप बैठे थे, चलो अगर आप बस में बैठे हुए हैं और बस अचानक से आगे की ओर चलती है तो आप किधर गिरते हैं, आगे या पीछे? सोच कर देखो, एनालाइज करो। आप पीछे गिरते हैं। जैसे ही बस आगे जाती है तो आप पीछे गिरते हैं। अब बताओ क्यों? जब बस रुकी हुई थी तो आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पे थी, यानी कि योर बॉडी इज एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड विद द बस, अपर पार्ट इज फ्री। तो अपर पार्ट तो रेस्ट पर है, लेकिन लोअर पार्ट जैसी बस चलती है तो लोअर पार्ट एक्सीलरेट कर जाता है। जब लोअर पार्ट एक्सीलरेट करेगा तो लोअर पार्ट आ गया इनर्शिया ऑफ मोशन में, व्हाइल द अपर पार्ट इज एट रेस्ट। तो आप सोच के देखो, अगर आपके पैरों को आगे खींच लिया जाए तो आप किधर गिरोगे? पीछे तो गिरोगे। आप सीधे खड़े हैं और आपके पैरों को किसी ने आगे खींच लिया तो आप पीछे गिरोगे ना। तो इसलिए आपका लोअर पार्ट जो बॉडी का था वो तो एक्सीलरेट कर गया, मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट रेस्ट पे था, इसलिए वो पीछे चला गया। ठीक है, यानी कि अपर पार्ट उस जगह पे भी अगर रहेगा तो नीचे वाले पार्ट को खींच दोगे तो ऑटोमेटिकली अपर वाला पार्ट पीछे महसूस होगा। दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन अगेन। लेकिन इस केस में क्या हुआ, अगर बस एक्सीलरेट करती है देन लोअर पार्ट इज इन मोशन एंड अपर पार्ट इज एट रेस्ट। दैट मीन्स द लोअर पार्ट इज इन इनर्शिया ऑफ मोशन और द अपर पार्ट इज एट इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो बस के रुकने और बस के चलने में दोनों में ठीक उल्टा केस है। एक में आप आगे गिरते हैं, एक में पीछे, और मैंने बता दिया कि दोनों केस में क्या क्या होता है। ठीक है, आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा ताकि आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, दोनों पार्ट को आप डायग्राम बना बना के समझिएगा।
ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जब हम कार के अंदर चले होंगे, कार की स्पीड 10 से ज़्यादा होती है और वहाँ पे चांसेस होंगे कि टर्न पे मुड़ेगी तो आप बाहर की ओर गिरोगे, ब्रेक लगेंगे तो आप आगे की ओर गिरोगे, तो क्या प्रेफर्ड होता है? प्रेफर्ड ये होता है, प्रेस्क्राइब्ड ये होता है कि आप सीट बेल्ट लगाएं, क्योंकि सीट बेल्ट अगर लगाओगे देन यू विल बी अटैच्ड विद द कार, तो कार जब रेस्ट पर आ जाएगी तो आप अचानक रेस्ट पर आ जाओगे, आगे नहीं गिरोगे। दैट्स व्हाई सीट बेल्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर योर सेफ्टी पर्पस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इनर्शिया। और ढंग से इसको पढ़िए, ढंग से बार बार रिपीटेशन इसका देखिए, बहुत सारे एग्जांपल ढूंढिए, आपको अच्छा लगेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैलीलियो के बारे में, कि गैलीलियो ने क्या बताया मोशन के बारे में, कुछ अलग बताया। एक्चुअली अलग क्या बताया, उन्होंने बेसिकली फाउंडेशन दी कि इनर्शिया एग्जैक्टली होता क्या है। फाउंडेशन थोड़ा सा बताया कि कोई बॉडी किस कंडीशन में मूव कर सकती है, किस कंडीशन में वो स्टॉप हो सकती है, क्या हो सकता है उसके लिए, ठीक है, देखते हैं। गैलीलियो कंसेप्ट ऑफ मोशन। गैलीलियो कंसेप्ट ऑफ मोशन, गैलीलियो के लिए क्रेडिट है कि एज्यूम किया जाता है, ऐसा माना जाता है। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हिस्ट्री में बहुत रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेड द फर्स्ट टेलीस्कोप, मैन मेड टेलीस्कोप। अपनी सिंपल टेलीस्कोप इन्होंने खुद से बनाई थी, और वो टेलीस्कोप इन्होंने किस काम के लिए यूज करी? इस टेलीस्कोप से उन्होंने सन के डार्क स्पॉट्स देखने की कोशिश करी, कि सन के अंदर जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको मैं ढूंढता। और ऐसा कहा जाता है, नॉट श्योर, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सन के डार्क स्पॉट्स को देखने के चक्कर में ही बिकेम ब्लाइंड, क्योंकि लगातार जो रेडिएशंस होती हैं वो आपके रेटिना पे आती हैं और वो बर्न करती हैं, तो अल्टीमेटली वो ब्लाइंड हो चुके थे बाद में जब वो सन के स्पॉट्स को देखते रहे बराबर। तो चलिए ये तो बात खैर अलग है, ये कहानी भी हो सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु मेड अ टेलीस्कोप। तो एक सिंपल टेलीस्कोप उन्होंने बनाई, बहुत हाई फाई नहीं, लेकिन सबसे पहले टेलीस्कोप उन्होंने बनाई, ऐसा क्रेडिट है उनके नाम पे। कोई एक पर्सन भी था बट कहीं वो आया नहीं हिस्ट्री के अंदर, एक और पर्सन का नाम सुनते हैं, मैं भी एग्जैक्टली नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ एक और पर्सन का कोई क्रेडिट था कि हाँ वहाँ उन्होंने भी टेलीस्कोप कुछ इस तरीके से बनाई थी गैलीलियो के टाइम पर ही, बट समहाउ ही कुडंट बी फेमस। लेकिन गैलीलियो के नाम पे जरूर माना जाता है कि वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले टेलीस्कोप बनाई, ठीक है, राइट। अब सुनिए, तो गैलीलियो जो कंसेप्ट ऑफ मोशन है वो क्या है? बड़ी सिंपल सी बात इन्होंने कही है, एक एक्टिविटी से आप इस बात को समझ सकते हैं। इफ वी इमेजिन अ प्लेन, ये प्लेन था, और प्लेन की प्रॉपर्टी क्या है? फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, फ्रिक्शनलेस प्लेन है, बिल्कुल स्मूथ प्लेन है, ये स्मूथ प्लेन है। और एक ये मार्बल है, मार्बल, ठीक है, मार्बल जैसे कंचे जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्टोन बिल्कुल राउंड सा कुछ इस तरीके का, कैसा हो सकता है, या कंचे जिसको बोलते हैं, ग्लास मार्बल बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ जिसमें फ्रिक्शन कम से कम, उसको आपने क्या किया, यहां से छोड़ दिया। वही कहते हैं कि इफ दिस मार्बल इज अलाउड टू मूव फ्रॉम हाइट h ओवर इंक्लाइन प्लेन, एक इंक्लाइन प्लेन था इसके ऊपर h हाइट के ऊपर आपने इसको छोड़ दिया, तो क्या होता है कि यहां से यहां आता है, यहां से फिर ऊपर जाता है, और ये ऊपर तब तक जाता है जब तक ये अगेन h हाइट मेंटेन ना कर दे। दैट मींस इफ बोथ इज हैविंग सेम इंक्लिनेशन, this part and this part, if the inclination is same, then the marble reaches to the same height, तब तक वो चलता रहता है जब तक वो सेम हाइट h पे नहीं पहुंच जाता जिससे वो चला था, ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, सेकंड केस में उन्होंने क्या किया कि इस इंक्लिनेशन को थोड़ा चेंज कर दिया, h हाइट, ठीक है, फिर मार्बल को छोड़ा यहां से। अब की क्या हुआ, अब की जो मार्बल है ये और ऊपर तक गया, दैट मींस और ऊपर तक जाने का मतलब ये है, ये यहां तक। अगेन इन दिस केस मार्बल अटेन्स सेम हाइट बट इट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस, ज्यादा चलता है। देखो क्या था, इसका इंक्लिनेशन ज्यादा था, इसका इंक्लिनेशन कम था, तो क्या होता है, यहां से तो तेजी से आया, फिर यार धीरे 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 करके ऊपर जाता रहेगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक वो उतनी हाइट अटेन नहीं कर लेता जितना यहाँ पर हाइट थी। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, वहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है, लेकिन फिर भी जो ऑब्जर्वेशन थे सिर्फ उसकी बात करेंगे, अभी हम एनर्जी कंजर्वेशन की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। यहाँ से अगर आई, दैट मीन्स इफ द इंक्लिनेशन ऑफ बोथ द साइड्स इज नॉट सेम, देन सपोज इट इज हैविंग लेस इंक्लिनेशन,
then marble travels longer distance but reaches to the same height. Yeah, till it reaches to the same height. ठीक है, second case. Now move to the third case. Third case में क्या है? In the third case, horizontal plane ले लिया, बिल्कुल horizontal, straight. और जब इस मार्बल को छोड़ा यहाँ से, तो क्या हुआ? It travels to infinity. To infinity. ऐसा बताया है कि to infinity. हालांकि infinity कोई ऐसा डिस्टेंस नहीं है बेटा इसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर इसको हम ऐसे छोड़ते हैं तो ये तब तक मूव करेगा जब तक ये इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि तब तक ये मूव करता रहेगा, दैट मीन्स इट विल मूव अनस्टॉपेबल, चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कोशिश करेगा ये एच हाइट मेंटेन कर ले, और एच हाइट कभी आएगी नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जा रहा है, तो हाइट तो आएगी नहीं, कभी हाइट नहीं आएगी तो उसी हाइट को अचीव करने के लिए चलता रहता है। ऐसा इन्होंने बताया। नॉर्मल केस में ये नहीं हो पाता, ठीक है, ये जितने भी केस हैं दे आर आइडियल। इन द नॉर्मल केस दे नेवर एग्जिस्ट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन ये होता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू हैव अ परफेक्टली स्मूथ प्लेन। परफेक्टली स्मूथ प्लेन नहीं होता, ठीक है, और परफेक्टली स्मूथ मार्बल हो जाए ये भी बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरी बात है कि अगर स्मूथ प्लेन हो जाता है तो फिर ये क्या करेगा, ये स्लाइड कर जाएगा, रोल नहीं करेगा। यानी कि अभी हम क्या चाहते हैं, वो रोल गोल गोल घूम के जाए, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के और गोल गोल घूम के ऊपर चले जैसे बॉल जाती है। लेकिन अगर आपने इसको स्मूथ बना लिया तो गोल ना घूम के सीधी आ जाएगी नीचे। ऐसे केस में इसका ऊपर जाना मुश्किल है, क्योंकि फ्रिक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन एज वेल एज सपोर्ट्स द मोशन। मतलब आपके चलने पे जो आप थकते हो वो फ्रिक्शन की वजह से थकते हो, लेकिन आप चल भी फ्रिक्शन की वजह से पाते हो। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आइस का एक सरफेस था, उसके ऊपर चल के देखो, तो आपको मुश्किल होगा क्योंकि आप स्लिप हो जाएंगे। तो हमें चलने के लिए भी रफ सरफेस चाहिए होती है, और रफ सरफेस फ्रिक्शन भी लगाती है। तो इसका मतलब है फ्रिक्शन आपको चलने के लिए भी चाहिए और फ्रिक्शन आपको थकाता भी है। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज कॉल्ड नेसेसरी इविल। फ्रिक्शन इज अननेसेसरी इविल, ये बोलते हैं फ्रिक्शन को। एक ऐसा इविल है जिसकी आपको जरूरत है, मतलब ये आपके लिए नुकसानदायक भी है लेकिन उसके बाद भी आपको इसकी जरूरत है। ठीक है बेटा, राइट। तो गैलीलियो के खैर ये एक्सपेरिमेंट थे, इन्होंने बताया इस तरीके से, एक्टिविटीज थी बेसिकली, इसके बेस पर इन्होंने बताया कि मोशन को किस तरीके से बोलते हैं और एक्चुअली व्हाट इट ट्राइज टू मेंटेन। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे था तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट उस कंडीशन पे था, जब छोड़ दिया तो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया, फिर वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करता है जब तक कि वो सेम हाइट पे ना आ जाए। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए बाहर से, जितना फोर्स लगेगा खुद इसका अपना अपना लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही था और यहाँ पर भी ऐसे था। अब ये बॉल कब रुक सकती है? ये बॉल तब रुक सकती है जब फ्रिक्शन इसको रोक ले, अदरवाइज ये नहीं रुकेगी। यानी कि इफ द सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन स्पेस, मान लो कि स्पेस में हम बिल्कुल ऐसा केस कर लें, तो बॉल जब जाएगी यूं करके और फिर यूं फ्लैट जाएगी, तो फ्लैट जाने के बाद स्पेस में तो ग्रेविटी होती नहीं, वो सीधा जाने के बाद अगर बॉल को किस तरीके से आपने नीचे छोड़ दिया बाई चांस, और फिर उसके बाद अगर वो सीधी चली गई तो स्पेस में फिर वो सीधी जाती रहेगी, भले उसके नीचे आप कोई प्लैंक ना लगाए, वो सीधी जाती रहेगी। और कब तक जाती रहेगी? इनफाइनाइट टाइम तक, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये बात थी। तो इट मेंटेन्स द कंडीशन ऑफ इनर्शिया, वो जिस कंडीशन में थी उसी को मेंटेन करने की कोशिश करती है, जिस पोजीशन पे थी उसी को पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करती है। दिस इज कॉल्ड इनर्शियल कंडीशन। ठीक है, अब सुनो एक बात, एक मैं चीज लिख रहा हूं जो आपके बड़े काम आने वाली है। इफ F1 प्लस F2, दो फोर्स थे मेरे पास, दो फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टू फोर्स रखते हैं, यानी कि इफ देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ सिंगल बॉडी, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये दोनों फोर्स रखते हैं, there are two forces acting on a body, on a single body, which are F1 and F2। F2 और F1, ये F1 और F2 दो फोर्सेस थे जो एक सिंगल बॉडी के ऊपर लगते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट था और ये मेरे पास F1 फोर्स लगा, ये इसके पास F2 फोर्स लगा, इमेजिन। ठीक है, देन इफ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, दे आर बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स। ठीक है, बट इफ F1 प्लस F2 इज नॉन जीरो, दोनों का सम अगर जीरो नहीं होता, दे आर अनबैलेंस्ड।
जैसे आपको याद हो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको एक एग्जांपल दिया था, ये एक सिंगल बॉडी है, इस पे मैंने एक पे फोर्स लगाया F1 इधर, F2 लगाया इधर। अगर इन दोनों का सम जीरो हो गया, सम जीरो का मतलब है जितना ये है उतना ही ये होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है F1 इज इक्वल टू माइनस F2। इसका मतलब होता है F1 इज इक्वल टू माइनस F2। यहां लिख देता हूं मैं, चलिए, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ये इसका मतलब होता है। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट इक्वल हो मैग्नीट्यूड में एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो। ये फोर्स 50 न्यूटन इधर है, ये फोर्स 50 न्यूटन इधर है। न्यूटन ऐसा यूनिट होती है फोर्स की। तो 50 अगर ये है, 50 ये है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे आर इक्वल, तो इनका नेट जीरो हो जाएगा, तो ये बैलेंस फोर्स कहलाएंगे। लेकिन अगर ये 51 न्यूटन है और ये 50 न्यूटन है, तो ये 1 न्यूटन से इधर जाएगा। 51 माइनस 50 इज इक्वल टू 1, तो उनका सम जीरो नहीं आया, क्योंकि 51 सम का मतलब क्या होता है बेसिकली, मैं दोनों को सीधा सीधा ऐड करता हूँ, तो उसमें क्या होगा, 51 इधर था, 50 इधर था, तो ऑब्वियसली ऐड ना होकर दोनों माइनस हो जाएंगे। एडिशन कब होता है? व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन। सब्ट्रैक्शन कब होता है? व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन नेट के लिखने का तरीका ये होता है कि आप ये बताते हैं कि अगर मैं F1 की जगह, जैसे मैंने आपको ये लिखा है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं एक बात, आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने बोला इस ऑब्जेक्ट पे 51 फोर्स इधर लगता है न्यूटन में और 50 इधर लगता है और ये माइनस में था, तो उस केस में आपको लगेगा कि F1 प्लस F2 नॉन जीरो कैसे आएगा। F1 की जगह रखोगे आप 51, F2 की जगह रखोगे माइनस 50, तो आप चेक करो कितना आता है, चेक करो, 51 प्लस माइनस माइनस 50 इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये ऐसे होते हैं, मतलब फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट थी तो माइनस में रख देते हैं वैल्यू। तो इफ देयर सम इज नॉन जीरो इट इज अनबैलेंस्ड एंड इफ देयर सम इज जीरो इट इज बैलेंस फोर्स। ठीक है बेटा, ये बात पता लग गई। तो आपको इनर्शिया के बारे में पता लग गया, आपको उसके एग्जांपल्स पता लग गए, और साथ में आपको क्या पता लगा, और आपको पता लगा गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट क्या क्या थे और उन्होंने किस तरीके से इनर्शियल कंडीशन की बात करी। तो गैलीलियो ने सिंपल से एक बात बताई, मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन का स्टेटमेंट है। गैलीलियो ने बताया कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट मेंटेन्स इट्स मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल अपोजिट फोर्स या अपोजिशन फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट या एक्टिंग ओवर इट। रिपीट करता हूँ, if an object is in motion it remains in motion until an external opposition force is acting over it। कोई बाहर से कोई अपोजिशन करने वाला फोर्स उसके ऊपर लगना चाहिए, वो भी एक्सटर्नल, अंदर से नहीं, बाहर से अगर लगेगा तब वो रेस्ट पर आएगा, नहीं तो वो रेस्ट पे नहीं आएगा। इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट रिमेन्स इन द मोशन, कब तक? until an external opposition force is acting over it। ठीक है, तब जाके वो रेस्ट पे आ सकता है या उसकी स्पीड कम कर सकता है, अदरवाइज उसकी स्पीड वो करता रहेगा, सेम स्पीड से चलता रहेगा। अच्छा एक बात है, अगर कोई चीज़ सेम स्पीड से चल रही है तो सेम स्पीड पे कब तक चल सकती है? जब तक ना तो इधर से रोकने वाला कोई फोर्स हो जो उसकी स्पीड को कम करे, या फिर इधर से लगने वाला कोई फोर्स ना हो जो उसकी स्पीड को बढ़ाए। दो केस हो सकते हैं किसी सेम स्पीड से चलने वाली ऑब्जेक्ट पे। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम स्पीड, इट्स वेलोसिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स इन द सेम डायरेक्शन, और द वेलोसिटी कैन बी डिक्रीज्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो इट विल रिमेन टू मूव इन द सेम स्पीड विद द सेम स्पीड ऑल थ्रू आउट। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, ना वो बढ़ेगी ना कम होगी। गैलीलियो ने ये बताया है एक्चुअली। ठीक है बेटा, राइट। अब बात करते हैं कि इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ढंग से इसको देखिएगा, ढंग से समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। गैलीलियो ने मोशन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, यानी कि जो हमने अभी पढ़ा इसको हम गैलीलियोस लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, लेकिन इसको समराइज किया न्यूटन ने इसको थोड़ा सा और एनहेंस वे में बताया कि एग्जैक्टली क्या इसका कंक्लूजन निकलता है, किस तरीके से इसको और देखा जा सकता है। तो वी हैव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये नाम याद रखना है। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहलाता है, किसलिए कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहलाता है क्योंकि इस लॉ में आपको जो स्टेटमेंट मिलेगा वो ऑलमोस्ट इनर्शिया की ही डेफिनेशन मिलेगी। वो यही बताएगा कि ऑब्जेक्ट की इनर्शिया की वजह से उसके साथ क्या होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, लिखिए बेटा।
according to this law, if an object is initially at rest, according to this law, if an object is initially at rest or in uniform motion, then it remains in the same state, then it remains in the same inertial state, then it remains in the same inertial state of rest or uniform motion, or it remains in the same inertial state of rest or uniform motion until an external force is applied over it, so that to make the change, ठीक है, फुल स्टॉप लगाइए और नेक्स्ट लाइन से एक चीज लिखिए कि इसने क्या बोल दिया, अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, हेंस इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, an object does not accelerate. अब देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जा सकता है। तो पहले मैं आपको बता दूं एक्चुअली बोला क्या है, बहुत सिंपल सी बात बोली। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, दूसरा केस वो मोशन में था। If an object is at rest, it remains at rest. If an object is moving with uniform velocity, यानी कि अब अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, it remains in the same state until an external force is applied over it to make the change. कोई रुकी हुई ऑब्जेक्ट तब तक नहीं चल सकता जब तक बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे, और कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा हो तब तक उसके अंदर ना तो वो रेस्ट पे जाएगा ना उसकी स्पीड बढ़ सकती है जब तक आपने बाहर से फोर्स ना लगाया। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, if an object is at rest or with uniform motion or in uniform motion, it remains in the same state. जब तक आपने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया वो तब तक वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये बोला है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ लर्न करना है फॉर्मूला। फोर्स का एक बेसिक फॉर्मूला है F इक्वल टू ma। फोर्स, इसको मैं लिखता हूँ एक्सटर्नल फोर्स, F is equal to ma। ठीक है, F is force, m is mass, a is acceleration। तो आपको लिखा है if अगर F 0 हो जाए, क्या था हमारे पास डेफिनेशन में, if the external force is 0, तब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। if external force F is equal to 0, तो क्या होगा, ma 0 हो जाएगा, F की जगह में रख दो, तो a 0 हो जाएगा बिकॉज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी 0। किसी ऑब्जेक्ट का मास 0 नहीं हो सकता, इसलिए उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो फिर क्या होगा, देयरफॉर बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। तो यहां पर u a की जगह 0 पुट करोगे इंटू t, तो क्या मिलेगा हमको, v इज इक्वल टू u। इसका मतलब क्या पता लगा, v इक्वल टू u से क्या पता लगा, u इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी रहेगी, कब, अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। अब आप सोच के देखिए कि अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स को कंसीडर ना करूं, ठीक है, वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो अगर आप कार को चला रहे हैं मान लो 60 किलोमीटर पर आवर से और आप उसको एक्सेलरेट नहीं करते, यानी कि एक्सेलेटर आप नहीं दबाते, तो 60 से ही चलती रहनी चाहिए। मैंने बोला फ्रिक्शन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो अगर कोई कार 60 की स्पीड से चल रही है तो 60 से ही चलती रहेगी ना जब तक एक्सेलेटर नहीं दबाओगे। तो इसका मतलब अगर एक्सेलेटर 0 हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया, तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट चलता रहता है। दैट मीन्स
इफ द फोर्स इज जीरो, इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन। वो जितनी स्पीड से पहले चल रहा था उतनी स्पीड से बाद में भी चलेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो। ठीक है बेटा, राइट। सो दिस इज अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और मोमेंटम के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है बेटा, सो टेक केयर, टिल देन बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक बहुत ढंग से सारी चीज़ रिवाइज करिए। फर्स्ट वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, सेकंड को अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो यू कैन मेक लाइक ऑल्सो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी इसको डाल सकते हैं, अदरवाइज यू कैन व्हाट्सअप मी ऑल्सो। ठीक है, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा।